हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हम फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन को देखते हैं तो उसके सेक्शन 2 के क्लॉज जी के अंदर जो है फैक्ट एंड इशू को डिफाइन करा गया है, जिसको हम विवादक तथ्य कहते हैं। जब हम गाइज इसकी लैंग्वेज को रीड करेंगे डेफिनेशन की, तो दीज आर द पॉइंट्स जो निकल के आते हैं, दीज आर द कीवर्ड्स जो निकल के आते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखे। मैं आपको वन बाय वन करके वो सारे कीवर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज, जब हम रीड करेंगे फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो यहां पे लिखा हुआ है मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी डेफिनेशन के अंदर ये लिखा होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स, इट मीन्स कि ये अपने आप में इनकम्प्लीट डेफिनेशन, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लेजिस्लेशन इसमें कभी भी चेंज कर सकता है या कुछ भी नया कुछ एड ऑन कर सकता है, तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ओके, सो जब आप आगे रीड करोगे तो एनी फैक्ट फ्रॉम विच, कोई भी फैक्ट हो सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था फैक्ट क्या होता है। जनरली आपको बताऊं तो वो हर चीज फैक्ट है। उसमें दो कंडीशन थी, या तो हम जो अपने 5 सेंसेस होते हैं उनसे किसी चीज को परसीव्ड कर सकते हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, कि कोई इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फ्रॉडुलेंटली, वो सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गए। तो ऐसे जो भी फैक्ट होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स कहलाते हैं। कुछ भी, ये बोर्ड भी फैक्ट हो गया, ये बुक भी फैक्ट हो गई, ये कैमरा, ये सब कुछ फैक्ट है गाइस। ठीक है, कुछ मैं बोल रहा हूं वो भी फैक्ट है, आप कुछ सुन रहे हैं वो भी फैक्ट है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद में अकेला, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या फिर वो किसी दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी जा रही है कि हाँ ये चीज थी, या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी जा रही है कि हाँ ये चीज नहीं रही होगी। ठीक है, और एक्सटेंड, कितना एक्सटेंड कर सकता है। अगर मैं क्रिमिनल मैटर्स की बात करूंगा, अगर कोई प्रूफ हो गया, सपोज ए कॉज्ड मर्डर ऑफ बी, बी का मर्डर किया है और प्रूफ हो गया, तो क्या होगा ना, उसका कन्विक्शन हुआ, कितना एक्सटेंड तक जा सकता है, उसका कन्विक्शन हो जाएगा। और सिविल मैटर में कंपनसेशन या वो जो डैमेजेस क्लेम करेंगे। ठीक है, एनी राइट, कितना एक्सटेंड किसी का कि राइट इन्फ्रिंज करेगा वो, या फिर लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की बात करेगा, ऐसे फैक्ट्स की बात करी जा रही है। तो गाइज, मैं आपको ये वन बाय वन करके वर्ड आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एक मैं सिविल का एग्जांपल लूंगा, सिविल मैटर्स का, और एक क्रिमिनल मैटर्स का एग्जांपल लूंगा। फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं? बेसिकली फैक्ट एंड इशू होते हैं जिन फैक्ट को लेके इशू अराइज हुआ है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एग्जांपल लूंगा। ए एंड बी, ये दो पर्सन है, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी भी चीज को लेके कि एक सर्टेन डेट पे एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये बोल रहा है कि ए नाम का जो पर्सन है, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा बी को, और बी एक शॉप ओनर है, बी को आप जो है 5 बेरेक्ट इसको देनी है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में। एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, विच इज डिफाइंड सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी, कोई भी एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्सिबल करता है लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इन ए नाम के पर्सन ने और बी नाम के पर्सन ने, दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि आप कोई भी सर्टेन एक डेट हो सकती है, सपोज करो 5 मार्च को 5 बेरक देनी है, किसको? ए को, और ए 1000 रुपए देगा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि सर्टेन डेट को ये सारी चीजें की जाएंगी, और उन्होंने इस एग्रीमेंट पे बना के साइन वाइन कर दी, जो भी कंडीशन थी वो सब इंपोज कर दी। और जब 5 तारीख आई तो उसने गाइस क्या करा, ए नाम के पर्सन ने एक जो 1000 रुपए थे वो बी को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और बी ने जो वो जो बुक थी वो उसको सेम डे पे नहीं दी। तो यहां पे जो था वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इश्यू अराइज हो गया एक। समझ रहे हो आप? एक इशू अराइज हो गया, ए बी ने अपनी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज थी, लाइबिलिटीज थी, वो पूरी नहीं करी है, और ए का जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था, ए का एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्या था कि उसको परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट, वो उसने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो उसका जो ए का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था वो इन्फ्रिंज करा है उसने, बी ने। तो बी, अब जो सर्टेन डेट, अगले दिन उसका एग्जाम था, ए का अगले दिन उसका एग्जाम था, बेरेक्ट उसने नहीं पहुंचाई उस दिन को, उस तारीख को, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ए यहां पे क्या होता है ना, इशू अराइज हो गया। यहां पे देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो इन दोनों के बीच में किसी फैक्ट को, फैक्ट क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अब बी यहां पे डिनाई कर रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो यहां पे एक इशू अराइज हो गया ना। तो यही फैक्ट एंड इशू होते हैं बेसिकली।
जो ये अप्रूव करा जाएगा बाय रेलिवेंट फैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। तो ए अपनी तरफ से जो रेलिवेंट फैक्ट रखेगा वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा, साइन दिखाएगा, वो ऑल दोज आर द रेलिवेंट फैक्ट्स। तो रेलिवेंट फैक्ट से हम फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करते हैं। फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं? फैक्ट एंड इशू आर दोज फैक्ट्स विच विल डिटरमिन द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज। वो क्या फैक्ट एंड इशू होते हैं जो किसी पार्टी के राइट के बारे में बात करते हैं, डिटरमिन करते हैं, और उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी। तो आपको ये समझ आया होगा कि ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में कि 5 मार्च को बेरक देनी है, 5 बेरक देनी है। इसने 1000 रुपए पेमेंट करी और 6 तारीख को इसका एग्जाम था, नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक इशू अराइज हुआ। तो ए का यहाँ पे क्या हुआ था? एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ब्रीच हुआ है। बी, तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? ए इज असर्टेनिंग हिज ऑन राइट एंड बी इज लाइबिलिटी। अपना राइट अपना असर्टेन कर रहा है, एग्जिस्टेंस। ए इज असर्टेनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ हिज ऑन राइट, कि मेरा राइट था, मेरा एग्जिस्टेंस था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट बी के बारे में क्या बोल रहा है ए? कि नहीं, बी की लाइबिलिटी थी। अब बी यहां पे कैसे डिफेंस ले रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मैं तो माइनर था, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, वॉइड एविनिशियो हुआ था। बट ये एक मैटर हो गया अलग कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ प्रूफ किया जाएगा। बट हम फैक्ट एंड इशू समझ रहे हैं। तो फैक्ट एंड इशू क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था इनके बीच में। तो दिस इज जो इशू हुआ, जो एक इशू अराइज हुआ है इन दोनों ए और बी नाम के पर्सन के बीच में, तो वो क्या हो गया? फैक्ट एंड इशू हो गया। ठीक है, तो यहां पे एग्जिस्टेंस वर्ड निकल के आया। ए प्रूफ करेगा हाँ कॉन्ट्रैक्ट था, बाय जो भी वो एविडेंस रखेगा या रेलिवेंट फैक्ट रखेगा। और बी यहां पे क्या प्रूफ करेगा? नॉन एग्जिस्टेंस, यू नो। तो ए एग्जिस्टेंस प्रूफ कर रहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट था, बी उसका नॉन एग्जिस्टेंस ये प्रूफ कर रहा है कि मेरी लाइबिलिटी भी नहीं थी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, नेचर और एक्सटेंट एनी राइट। तो यहां पे एक्सटेंट कितना जा सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यह प्रूफ करता है वो, तो यहां पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, और वहीं जब हम टॉर्ट के अंदर पढ़ते हैं तो टॉर्ट के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को क्लेम किया जाता है। तो यहां पे वो एक सूट फाइल कर सकता है, ए नाम का जो पर्सन है वो सूट डाल सकता है कि मेरे को जो क्षति पहुंची है, डैमेजेस हुआ है, मैं अपने एग्जाम में पास नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो मेरे को कंपनसेशन कराया जाए कोर्ट से। तो यहाँ पे फिर वो रेलिवेंट फैक्ट से प्रूफ करेगा ए कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट था, उसका एग्जिस्टेंस था, और ए की बी की लाइबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की, उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म ही नहीं किया है, मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी ऑनेस्टी के साथ फुलफिल की है, बी डिनाई कर गया यहाँ पे। तो उसको जब हम प्रूफ करते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट से प्रूफ करते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ आया होगा कि ये लाइबिलिटी ना, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी भी प्रूफ हो रही है, लाइबिलिटी प्रूफ करेगा ए कि इसकी मैं अब जो अपना रेलिवेंट फैक्ट रख रहा हूं कि बी की लाइबिलिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था बी ने, लेकिन वो उसने परफॉर्म नहीं किया। या फिर डिसेबिलिटी क्या, कि यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या होगी कि बी जो क्लेम कर रहा है, बी जो बोल रहा है कि मैं तो डिसेबल था, मैं तो माइनर था, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता था, ये तो फ्रॉम द बिगिनिंग बॉयड एब इनिशियो था, तो ये डिसेबिलिटी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो एक वर्ड है वो हमने डिस्कस किया। और मैं भी आपको क्रिमिनल का एक एग्जांपल दूंगा, ये एक सिविल का एग्जांपल था। ठीक है, तो ए कॉज्ड बीज डेथ, है ना, ए ने क्या किया है? बी की मृत्यु कारित करी है, ए ने क्या करा है? बी को मार दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि एक इशू अराइज हुआ, किसी की डेथ हो गई, क्या वाकई में ए ने मारा? ए मना, ए डिनाई कर रहा है कि मैंने उसकी डेथ नहीं करी है। ठीक है, बी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन असर्टेन हिज राइट, है ना, हिज अपना जो राइट है उसका वो प्रूफ करेगा, जो वो असर्टेन कर रहा है, एग्जिस्टेंस था उसकी लाइफ का, किसी का लाइफ आपने इन्फ्रिंज कर दी, जो राइट टू लाइफ है किसी का वो खत्म कर दिया आपने। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिफेंड करेगा किसको? बी को। और ए अपने आप को क्या कैसे बचा सकता है? ए अपना एग्जिस्ट नॉन ए प्रूफ कर रहा है कि भाई मैंने डेथ कॉज ही नहीं की है। फिर बी क्या कर रहा है? यहाँ पे बी जो प्रोसिक्यूशन साइड है, प्रोसिक्यूशन बता रहा है कि ए का मोटिव था उस बी को मारने का, कि ए की राइवलरी थी, ए का कोई ये जेलेसी रखता था ए नाम का पर्सन। तो जो जितने भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे वो उनके द्वारा हम प्रूफ करेंगे फैक्ट एंड इशू को, क्या वाकई में ए ने मारा है कि नहीं मारा है। ठीक है, तो ए आपको समझ आया होगा
कि ए कॉज्ड बीज डेथ, ए ने क्या करा, बी की मृत्यु कर दी। तो बी यहाँ पे क्या प्रूव होगा, ए हैड अ इंटेंशन, उसे मारने का मोटिव था उसके पास, बी को ए के पास, और इंटेंशन था उसके पास, राइवलरी थी उनकी, कोई किसी चीज को लेके पुरानी दुश्मनी थी, जिस कारण से ए ने क्या करा है, बी इसकी डेथ कॉज करी है। और ए यहाँ पे अपनी जो डिसेबिलिटी है कैसे प्रूफ कर सकता है कि मैं तो माइनर था, मैं बिलो द 7 ईयर्स था, डोली इन कैपेक्स था, और मैंने सडन प्रोवोकेशन में उसको मारा है, एक फाइट हुई और सडन प्रोवोकेशन हुआ है, एक ऐसा ये डिफेंस ले रहा है अपनी तरफ से। पर यहां पे फैक्ट एंड इशू तो मैं आपको समझा चुका हूं कि ए कॉज्ड बी, की ए ने वाकई में बी को मारा है कि नहीं मारा है, दिस इज द फैक्ट एंड इशू। बी जो जिसकी साइड से प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा कि हाँ ए फैक्ट रख के, वो रेलिवेंट फैक्ट रख के कि ए ने उसकी मृत्यु कारित करी है, कि ए का इंटेंशन रहा था, ए का मोटिव था उसे मारने का, इसलिए उसने बी की डेथ कॉज करी है। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी कैसे प्रूफ होगा, ए अपनी डिसेबिलिटी कैसे बता रहा है कि मैं तो डोली इन कैपेक्स हूं, मैं मार ही नहीं सकता, मैं तो 7 साल से छोटा हूं, या फिर वो सडन प्रोवोकेशन में मारा है, या फिर मैंने उसको प्राइवेट डिफेंस में मारा है। यहां पे वो ऐसी इस तरह से अपनी डिसेबिलिटी प्रूफ कर रहा है, या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंस प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे वर्ड हैं जो आपको समझ आए होंगे। ये पूरा का पूरा इसके अंदर फैक्ट एंड इशू है, और फैक्ट एंड इशू मैं आपको बता चुका हूं कि वो फैक्ट होते हैं जिनसे किसी के पार्टीज के राइट और लाइबिलिटी को डिटरमिन किया जाता है, और रेलिवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जिससे जो हेल्प करते हैं डिटरमिन करने में क्या, किसी के राइट और लाइबिलिटीज को। तो ये आपको समझ आया होगा, फैक्ट एंड इशू, किसी बात को लेके इशू अराइज होता है। ठीक है, सो गाइज इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन को जब आप रीड करते हैं तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, whenever under the provision of the law for the time being in force for relating to the civil procedure, अगर किसी लॉ के अंदर जो किससे रिलेटेड है, कि जो सीपीसी से जुड़ा हुआ, कोई सिविल का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, सिविल का कोई राइट हो सकता है, सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे सिविल प्रोसीजर सीपीसी अप्लाई होगा ना। प्रोसीजर कैसा चलेगा, वो उसका सिविल का प्रोसीजर चलेगा जब एक्ट के अंदर किसी का अगर राइट इंफ्रिंज हो जाता है तो वो सिविल मैटर्स हो गया, सिविल सूट फाइल करेगा। तो उस कंडीशन में जब सिविल मैटर्स के अंदर फ्रेमिंग ऑफ इश्यू करता है ऑनरेबल कोर्ट, जहां पे सिविल मैटर्स के अंदर जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, फैक्ट एंड इशू कहा जाता है। उसके अंदर जब वो इश्यूज को फ्रेम करता है ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है, तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन की बात करता है। व्हेनेवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स, कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड करता है एंड इश्यू ऑफ फैक्ट मतलब वो फ्रेमिंग ऑफ इशू कर रहा है, द फैक्ट टू बी असर्ट, और जहां पे दूसरे जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करता है तो जो बात बिंदु होते हैं जहां पे इश्यूज को फ्रेम किया जा रहा है, वहां पे एक पार्टी उस चीज को डिनाई करती है और एक दूसरी पार्टी क्या करती है, उसको असर्ट करती है। तो टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इश्यू इज अ फैक्ट इन इशू। तो वहां पे जब वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर रहे हैं सिविल मैटर्स के अंदर, सीपीसी में जब कोई प्रोसीजर चल रहा है, किसी का सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो उस कंडीशन में जब वो इश्यूज ऑफ फ्रेम कर रहे हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है फैक्ट एंड इशू। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है उन्होंने सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग कि whenever under the provision of the law for the time being in force, कोई भी लॉ हो सकता है, कोई भी एक्ट हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने एग्जांपल दिया है आपको, तो वो कहां किससे गवर्न होगा, प्रोसीजर क्या चलेगा, वो सीपीसी के अंदर चलेगा। तो जब उस एक्ट के अंदर और सीपीसी के अंदर आप जब ऑनरेबल कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेंगे तो वहां बोला जाता है कि वो फैक्ट एंड इशू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 लाइन लिखी भी है, इन क्रिमिनल मैटर्स एलिगेशन इन अ चार्जशीट, जो एलिगेशन होते हैं चार्जशीट के अंदर, ये आपने किया है, या ये इसकी आपने हत्या की है, उसका रेप किया है, या उसको वो वॉलंटरीली आपको ग्रेवियस हर्ट पहुंचाया है, जो भी एलिगेशन है चार्जशीट में आपके ऊपर ये अपराध बने, तो वो किसका गठन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट फैक्ट एंड इशू ना। फैक्ट एंड इशू की बात कर रहे हैं वो। अब हम सिविल मैटर्स की बात करते हैं, तो सिविल मैटर्स के अंदर जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करी जाती है तो इज अ प्रोसेस, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग अ फैक्ट एंड इशू। ठीक है, तो ये 2 मैंने एग्जाम्पल भी छोटे से समझाए हैं आपको। आई होप आपको समझ आया होगा फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन गाइज। और इसका एक इलस्ट्रेशन है, आप इलस्ट्रेशन देख लेना। उसमें भी एक मर्डर का उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी फैक्ट इन इशू, कि ए कॉज बीज डेथ, क्या ए की मृत्यु कारित करी है, दैट ए इंटेंडेड टू बीज डेथ,
क्या ए का इंटेंशन था उसे मारने का, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऑफ बी। तो दीज आर द फैक्ट इन इश्यूज ना, दीज आर द फैक्ट जो फैक्ट इन इशू की बात कर रहे हैं। फैक्ट इन इशू तो मेन वो हो गया ना कि ए ने बी की मृत्यु कारित करी है। अब ये फैक्ट हो गए, दूसरे सेकेंडरी टर्शरी फैक्ट हो गए जो बता रहे हैं कि ए का इंटेंशन रहा था या ए का मोटिव था, या फिर वो ए को सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मिला था बी से, जिस कारण उसने बी की डेथ करी है। तो ऑल दीज जो भी होंगे ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट इन इशू का निर्माण कर रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है और आपको अच्छे से ठीक है समझ आया होगा। गाइज अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके आगे की जो डेफिनेशन है, एक या दो डेफिनेशन रह गई हैं, हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।